नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे बिहार में जाति जनगणना जो हुई है उसकी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उसके हिसाब से बिहार में किस जाति के कितने लोग हैं, किस समुदाय के कितने लोग हैं, उन पर हम पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किस प्रकार से सरकारें और अन्य राज्य की सरकारें इस पर अपना विचार प्रस्तुत कर रही हैं। जैसा कि राजस्थान से एक बात निकल के आ रही है कि राजस्थान सरकार जो है, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि बिहार की तरह हम भी जाति जनगणना करवाएंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो विपक्षी दलों के नेता हैं, जैसे समाजवादी पार्टी हुई और बहुजन समाजवादी पार्टी हुई और साथ ही साथ ओम प्रकाश राजभर की अपनी खुद की छड़ी वाली पार्टी हुई, ये लोग भी जातिगत जनगणना के पक्षधर माने जाते हैं और लगातार आवाज़ भी उठाते हैं। खैर, ओम प्रकाश राजभर इस समय बीजेपी के साथ लोकसभा चुनाव में नजर आएंगे। बात करते हैं बिहार की जातिगत जनगणना को। इसके लिए अगर हम डिटेल में चर्चा करेंगे तो इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हम देखेंगे कि इसकी चर्चा हम क्यों कर रहे हैं। तो आपको पता है कि बिहार राज्य सरकार ने जाति सर्वेक्षण 2023 के जो डाटा है उन्हें जारी कर दिए हैं, उसके निष्कर्षों को जारी किया है और जिसमें ये पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें हम ओबीसी के नाम से जानते हैं और अति पिछड़ा वर्ग जिन्हें हम बिहार में ईबीसी के नाम से जानते हैं, संयुक्त रूप से राज्य की कुल आबादी का 63% है, यानी कि 63% है। सिर्फ कौन कौन से? ओबीसी और ईबीसी। तो माना जा रहा है कि इन निष्कर्षों से राज्य और राष्ट्रीय चुनाव के साथ ही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए इच्छित लाभार्थियों की पहचान करने में व्यापक रूप से सहायक साबित होंगे। अगर हम डाटों की बात करेंगे, जो डाटा आया हुआ है, डाटा की बात करते हैं तो इसमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसीएस जिसे हम कहते हैं, इसको प्रतिशत में अगर हम बताएं तो 36.01% है। अन्य पिछड़ा वर्ग जिन्हें हम ओबीसी एस के नाम से जानते हैं, ओबीसी के नाम से जानते हैं, वो 27.12% है, यानी कि ईबीसी और ओबीसी, ईबीसी 36.01%, ओबीसी 27.12%। तो ये दोनों मिलाकर राज्य की एक बड़ी जनसंख्या यानी कि 63% इसको एक तरह से माना जा रहा है कि ये लोग हो रहे हैं। बात करते हैं अनुसूचित जाति के लोगों की, जो परसेंटेज है 19.65% है। अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो 1.68% है। वहीं पर बौद्ध, ईसाई, सिख और जैन की जब हम बात करेंगे तो 1% यहाँ पे जनसंख्या है। कुल जनसंख्या बिहार की 13.07 करोड़ वर्तमान समय में आंकी जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि क्या प्रक्रिया अपनाई गई थी इस जो सर्वेक्षण को लागू करने के लिए। तो इसमें कई चरणों में काम किए गए थे। इसमें 2 चरण अपनाए गए थे, जिनमें से प्रत्येक के अपने अपने मानदंड और उद्देश्य शामिल थे। पहले चरण की बात करेंगे तो इस चरण के दौरान बिहार के सभी घरों की संख्या दर्ज की गई। प्रगणकों को 17 प्रश्न का एक सेट दिया गया था। जो लोग वहाँ पे सर्वे कर रहे थे उनके पास एक सूची होती थी प्रश्नों की, और जिनका उत्तर प्रत्यर्थी यानी कि जिनके घर पे वो जाते थे उसके मुखिया से ये चीज़ें डाटा के रूप में लेते थे। अनिवार्य रूप से इसमें 17 प्रश्नों के जवाब देना होता था, यानी कि जिनके घर पर ये सर्वेक्षण करने जाते थे पहले राउंड में, तो 17 प्रश्नों के जवाब लेना जरूरी था। फिर दूसरे चरण की बात की जाए तो इस चरण के दौरान घरों में रहने वाले व्यक्तियों, उनकी जातियों, उपजातियों और सामाजिक आर्थिक स्थितियों के संबंध में डाटा एकत्र किया गया, यानी कि उनके परिवार में कितने लोग रहते हैं, उनकी जाति क्या है, उनकी उपजाति क्या है, उनके सामाजिक आर्थिक, उनके पास कितना रुपया है, कितना सामान है, उनकी कितनी प्रॉपर्टी है, उसको एकत्र किया जाता था। हालांकि परिवार के मुखिया का आधार संख्या, जाति प्रमाण पत्र संख्या और राशन कार्ड संख्या अंकित करना वैकल्पिक था, यानी कि वो बताएं या ना बताएं, इसमें दूसरे चरण में वैकल्पिक था। लेकिन पहले चरण के जो 17 क्वेश्चन थे उनको अनिवार्य रूप से भरना था। अब हम जान लेते हैं कि बिहार जाति सर्वेक्षण के जो निष्कर्ष निकले हैं उनका महत्व क्या हो सकता है और किस प्रकार से बिहार की राजनीति, साथ ही साथ बिहार के लोगों के लिए जो योजनाएं बनेंगी उनके लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। तो ओबीसी कोटा जो है इसको बढ़ाने की बात की जा रही है, क्योंकि इस सर्वेक्षण के निष्कर्ष से ओबीसी कोटा को 27% से अधिक बढ़ाने और ईबीसी कोटे के अंतर्गत कोटे की मांग में बढ़त होने की संभावना
बढ़ रही है। वर्ष 2017 से ओबीसी के उपवर्गीकरण पर विचार कर रहे जस्टिस रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और इसकी सिफारिशें अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई हैं। आरक्षण की बात करेंगे तो इसमें सीमा का पुनर्निर्धारण भी किया जा सकता है। यह सर्वेक्षण डेटा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1992 का जो मामला है में अपने ऐतिहासिक निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई आरक्षण पर 50% की सीमा पर बहस को फिर से शुरू कर देगी। ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर जाति समूहों के विभिन्न वर्ग जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण कोटा बढ़ाने की मांग कर सकते हैं, यानी कि जिनकी संख्या ज़्यादा होगी उनको ज़्यादा अधिकार की बात की जाएगी। और यही चीज़ें लगातार राजनेता भी वहाँ के कर रहे थे कि जिनकी जितनी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। जब हम संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति की बात करते हैं तो किस प्रकार से संवैधानिक दायित्वों की पूर्ति होगी या हो रही है, तो जाति सर्वेक्षण संविधान के भाग 4 में उल्लिखित राज्य नीतियों के निदेशक सिद्धांतों, जिसे हम DPSP के नाम से जानते हैं, में बताए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा। इससे संविधान निर्माताओं द्वारा उल्लिखित सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्रमुख रूप से मदद मिलेगी। लक्षित उपायों को विकसित करने के लिए जाति जनगणना का उचित उपयोग किया जा सकता है ताकि राज्य भर में व्याप्त असमानता को कम किया जा सके और भविष्य में समानता एवं सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जा सके। जाति जनगणना के परिणाम क्या निकलेंगे, इसके जो मुद्दे हैं उन पर अगर हम चर्चा करते हुए नज़र दौड़ाएंगे तो जाति में एक भावनात्मक तत्व होता है और इस प्रकार जाति जनगणना के राजनीतिक एवं सामाजिक प्रभाव होते हैं। ऐसी चिंताएं रही हैं कि जाति की गिनती से अस्मिता को मजबूत बनाने में सहायता मिल सकती है। इन दुष्परिणामों के कारण SECC के लगभग 1 दशक बाद जाति जनगणना से संबंधित डेटा की एक बड़ी मात्रा अप्रकाशित है, यह या केवल अंशों में जारी की गई है। भारत में जाति कभी भी वर्ग या अभाव का प्रतीक नहीं रही है। यह एक विशिष्ट प्रकार का अंतर्निहित भेदभाव है जो अक्सर वर्ग से परे होता है। दलित उपनाम वाले लोगों को रोजगार के लिए साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने की संभावनाएं कम होती हैं, भले ही उनकी योग्यता उच्च जाति के उम्मीदवारों से बेहतर हो। मकान मालिकों द्वारा उन्हें किराएदार के रूप में स्वीकार किए जाने की संभावनाएं भी कम होती हैं। आज भी देश भर में एक सुशिक्षित संपन्न परिवार के दलित लड़के से विवाह उच्च जाति की महिलाओं के परिवारों में हिंसक प्रतिशोध की भावना को बढ़ा सकता है। अगर हम बात करें भारत में अंतिम जाति जनगणना का आयोजन कब किया गया था, तो क्रमवार अगर हम देखेंगे तो वर्ष 1931 की अंतिम जाति जनगणना की गई थी, यानी कि अंतिम जाति जनगणना वर्ष 1931 में आयोजित की गई थी और इससे संबंधित डेटा तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया गया था। यह जाति जनगणना मंडल आयोग की रिपोर्ट और उसके बाद सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण नीतियों के कार्यान्वयन का आधार बनी। वर्ष 2011 की जनगणना आबादी के बाद पहली ऐसी जनगणना है जिसमें जाति आधारित डेटा एकत्र किए गए। हालांकि राजनीतिक पक्षपात और अवसरवादिता के भय से जाति से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। अगर हम जनगणना की उत्पत्ति की बात करें, जिनको इनके बारे में जानकारी नहीं है, तो डिटेल में जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए और MPS हिंदी न्यूज एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं हूं मोहन पाठक। तो आइए जानते हैं जाति जनगणना के बारे में हमने जान लिया है, अब जानेंगे जनगणना की उत्पत्ति के बारे में। भारत में जनगणना की शुरुआत वर्ष 1881 की औपनिवेशिक काल के समय में हुई थी। जनगणना का कार्य का विकास होता गया, जिसका प्रयोग सरकार, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और अन्य व्यक्तियों द्वारा भारतीयों की जनसंख्या पर डेटा एकत्र करने, संसाधनों तक पहुंच बनाने, सामाजिक परिवर्तन की रूपरेखा बनाने, परिसीमन अभ्यास आदि के लिए किया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के रूप में पहली जाति जनगणना, इसे SECC पहली बार वर्ष 1931 में आयोजित किया गया था। SECC, जिन्हें हम अगर पूरा नाम बताएं तो सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस इसका पूरा नाम हो जाता है। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना। SECC का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रत्येक भारतीय परिवार
से आंकड़े एकत्रित करना तथा उनसे जुड़े निम्नलिखित तथ्यों के बारे में पूछताछ करना है। आर्थिक स्थिति केंद्र और राज्य अधिकारियों को अभाव, क्रम परिवर्तन एवं संयोजन के विभिन्न संकेतक विकसित करने की अनुमति देती है, जिसका उपयोग प्रत्येक प्राधिकरण एक गरीब या वंचित व्यक्ति को नामित करने के लिए किया जा सके। इसका मतलब प्रत्येक व्यक्ति से उनकी विशिष्ट जाति का नाम पूछना भी है, ताकि सरकार को यह पुनर्मूल्यांकन करने में मदद मिल सके कि कौन सी जाति समूह आर्थिक रूप से पिछड़े थे और कौन से बेहतर थे। जनगणना और SECC के बीच अंतर की जब हम बात करते हैं, कास्ट सिस्टम के बीच की बात करते हैं, जनगणना के दोनों में अंतर क्या है, तो इस प्रकार से हैं। जनगणना भारतीय जनसंख्या का वर्णन करता है, जबकि SECC राज्य सरकार द्वारा समर्थित लाभार्थियों की पहचान करने का एक उपकरण है। चूंकि जनगणना अधिनियम 1948 के अंतर्गत आती है, इसलिए सभी डेटा को गोपनीय माना जाता है, जबकि SECC वेबसाइट के अनुसार SECC में दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारियां सरकारी विभागों द्वारा परिवारों को लाभ प्रदान करने और या लाभों से प्रतिबंधित करने हेतु उपयोग में लिए जाते हैं। तो इस प्रकार से जनगणना के बारे में हम बातें जान सकते हैं और भी चीज़ें डिटेल में हम आपको बता रहे हैं। डिटेल की जब हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान अखबार में छपी हुई एक आर्टिकल की भी चर्चा करनी जरूरी है। इस आर्टिकल को लिखने वाले हैं तेजस्वी यादव। तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने जातिगत गैर बराबरी की खाइयों को पाटना जरूरी टाइटल से एक लेख प्रकाशित करवाया है। सामाजिक असमानता की खाइयां गहरी हो रही हैं, इनको पाटने के लिए इनकी गहराई और चौड़ाई मापना जरूरी है। सभी को अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिले। जातिगत आंकड़े जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, यानी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी के मांग के पक्ष में है जातिगत जनगणना, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना है। इस लेख में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, अगर आप सुनना चाहें तो ज़रूर सुन सकते हैं। तेजस्वी यादव लेख के माध्यम से कहते हैं कि सभी पाठकों के साथ हाल ही में संपन्न हुई जातिगत जनगणना पर अपने विचार साझा करने के लिए लिख रहा हूं। इस विषय पर जितनी खुलकर चर्चा हो उतना अच्छा है। सामाजिक न्याय के मामले में आज भी अगर हमारी सोच और बातचीत का दायरा संकीर्ण है तो इसका एक बड़ा कारण यह है कि हम लंबे समय से इस विषय पर पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर व्यापक बातचीत नहीं कर पाए हैं। पर सामाजिक न्याय के मामलों को हम अनिश्चितकालीन इतिहास के प्रतीक्षालय में नहीं छोड़ सकते। समय की मांग है कि शोषित, वंचित, पिछड़े वर्गों के मुद्दों को सुना जाए, धैर्य और सहानुभूति के साथ उनसे जुड़ा जाए और जातिगत गणना के संदर्भ को समझकर स्वीकार कर उसके साथ आगे बढ़ा जाए। जाति व्यवस्था समाज को अलग अलग हिस्सों में बांटती है। इस क्रम में कोई ऊपर है तो कोई नीचे है। जाहिर है जो ऊपर है वह मजबूत है, जो नीचे है वह कमजोर है। जाति व्यवस्था को मनुष्य ने बनाया है और उसी ने बरकरार रखा है। समकालीन आधुनिक समाज में इस बात को कोई नकार नहीं सकता। क्या कोई भी संवेदनशील व्यक्ति यह मान सकता है कि सारे मनुष्य बराबर नहीं है? यह व्यवस्था प्राकृतिक नहीं है। कभी इसे धर्म के आधार पर सही ठहराया गया तो कभी संस्कृति की यह व्यवस्था इतनी मजबूत है कि समय के साथ साथ सामाजिक असमानता की खाइयां गहरी हो रही हैं। समानता की इन्हीं खाइयों को पाटने के लिए इनकी गहराई व चौड़ाई मापना जरूरी है। बिहार जातिगत गणना के साथ हमने यही काम शुरू किया है। पिछली जातिगत जनगणना 1931 में ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी। अगर बिहार में हुई जातिगत गणना के आंकड़े देखे जाए तो यह दुखद एहसास होता है कि बीती एक सदी में हमें शोषित, वंचित, पिछड़े वर्गों के उत्थान और हितों की रक्षा के लिए बहुत कुछ करना चाहिए था। बहुत लंबे समय से राष्ट्र निर्माण के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर निर्णयों में समाज के एक छोटे वर्ग का अनुपातहीन प्रभाव रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि जातीय असमानता के तमाम मुद्दों पर आंकड़ों के साथ चर्चा और साक्ष्य पर आधारित नीति निर्माण हो। हमारा यह स्पष्ट मत रहा है कि जाति व्यवस्था को अनदेखा नहीं किया जा सकता, क्योंकि असमानता सिर्फ आर्थिक नहीं है, सामाजिक भी है। अगर हम समाज को ठीक से समझेंगे नहीं तो
फिर उसकी कमियों से कैसे निपटेंगे। बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायी होने के नाते हमारा मानना है कि जाति व्यवस्था के विनाश के बिना जाति का विनाश असंभव है। जातिगत गणना को लेकर कुछ गलतफहमियां और अफवाहें पनप रही हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा बिहार जातीय गणना के संदर्भ में एक बार फिर मुखर होकर लगाया गया है और इसमें कोई दबी छिपी मांग नहीं है। आरक्षण की मांग इस नारे का एक ऐतिहासिक हिस्सा है, लेकिन आज के दौर में बात सिर्फ आरक्षण से शुरू होकर आरक्षण पर खत्म नहीं हो सकती। इस नारे में सम्मान और गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के सुर भी हैं। आरक्षण का लाभ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता, उससे जुड़े परिवार व समुदाय को भी होता है, पर इन समुदायों को लगातार योग्यता, गुणवत्ता और विपरीत भेदभाव के दावों का सामना करना पड़ता है। आरक्षण और तमाम सकारात्मक कार्रवाई की नीतियाँ मौजूदा असंतुलन को ठीक करने के लिए डिजाइन की गई हैं, न कि किसी विशेष समूह के साथ भेदभाव करने के लिए। ये नीतियां दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना समावेशिता और आनुपातिकता के लिए प्रयास करती हैं। ऐतिहासिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के व्यक्तियों पर किसी भी संभावित नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के पैमाने और दायरे को समायोजित किया जा सकता है। जैसे सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में जब ओबीसी कोटा लागू किया गया, तब इसका समग्र विस्तार इस तरह हुआ कि अनारक्षित सीटें पूर्ण संख्या में अपरिवर्तित रहीं, हालांकि उनका प्रतिशत कम हो गया। हमें इसी तरह की सोच के साथ आगे बढ़ना है। मौजूदा संसाधनों को बढ़ाना है ताकि कम से कम सामाजिक घर्षण के साथ आनुपातिक हिस्सेदारी के लक्ष्य को हासिल कर सके। योग्यता कोई पहचान नहीं है, योग्यता क्रिया है। हमें एक सकारात्मक कार्रवाई व्यवस्था की आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी व्यक्तियों को उनकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना अपनी योग्यता प्रदर्शित करने का समान अवसर मिले। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इसी अवसर की मांग है और आंकड़े इस मांग के पक्ष में हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा, यानी कि डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा कहा जा रहा है, सामाजिक न्याय का संघर्ष सिर्फ आरक्षण से शुरू होकर आरक्षण पर खत्म नहीं हो सकता है। आपसे विनम्र विनती है कि जातिगत गणना के आंकड़ों को देखिए और फिर अपने आसपास देखिए। मुझे उम्मीद है एक शिक्षित विचारशील व्यक्ति के नाते आपको भी सामाजिक न्याय के संघर्ष में भागीदार बनने की प्रेरणा मिलेगी। अगर आप जाति व्यवस्था के हितैषी नहीं हैं तो उसे तोड़ने में सक्रिय भागीदार बनिए। सामाजिक न्याय और समानता, विकास, सभ्यता, आधुनिकता के संयुक्त संघर्ष के सिपाही बनिए और एक बेहतर समावेशी समाज की ओर संवेदना से भरे कदम उठाइए। तो इस प्रकार से तेजस्वी यादव अपनी बात को समाप्त करते हैं और उनका आर्टिकल में जो लिखा गया एक एक शब्द हमने हूबहू ऐसे ही आपको बता दिया है, सुना दिया है। अब आप विचार करिए कि जातिगत जनगणना कितना सही था, कितना गलत था और कितना लाभ होने वाला है और कितना नुकसान होने वाला है। इन चीज़ों का आकलन आने वाला समय करेगा। खैर, बिहार सरकार यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव लगातार इसकी मांग उठा रहे थे और इसको पूर्ण करके इन्होंने अपना जो उनका एक तरह से एजेंडा था या कहें कि उनकी जो मांग थी उसको पूरी किया। बात करें तो जनता की भी अगर मांग रही होगी तो वो भी पूरी हुई है। अब देखने वाली बात ये है कि क्या बिहार के ओबीसी, ईबीसी और भी जो अन्य आरक्षित श्रेणी के कैटेगरी के लोग हैं, क्या उनको अब मौका मिलेगा या अब वो सर उठा के चल सकते हैं, या उनकी गरीबी जो है, उनकी गरीबी रेखा जो है वो कितना आगे बढ़ सकते हैं और किस प्रकार से उनका सामाजिक विकास हो सकता है, किस प्रकार से आर्थिक विकास हो सकता है, ये देखने वाली बात होगी। अगर उनका सामाजिक विकास, आर्थिक विकास नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये भी एक राजनीतिक जुमला और सिर्फ चुनाव में एक बार और जीत के आने की तैयारी है। बस हम इतना चाहेंगे कि अगर ये जो जनगणना, जाति गणना हुई है, इसके आधार पर जो भी चीज़ें निकल के आई हैं, इसका एक धनात्मक यानी कि अच्छी पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए और जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं, जो भी इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं, उनका सामाजिक और आर्थिक विकास हो और वो समाज में दिखाई देगा तो उसको भी आने वाले कुछ वर्षों में हम एक्सप्लेन करेंगे, और नहीं दिखाई देगा तो इसको भी नज़र बनाए रखेंगे कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स की है या सच में वो लोगों के लिए अच्छा काम करने की कोशिश की है। तो इसका निदान तो अब आने वाले समय में ही पता चलेगा जब चीज़ें, योजनाएं लागू होंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए, और साथ ही साथ लोकसभा चुनावी सर्वे, लोकसभा
उसके लिए जो हमारी पब्लिक डिबेट है उसको भी देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्लेलिस्ट बन चुकी हैं तो उसमें भी जाकर आप देख सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।